अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है मेल न्यूट्रिशन। मेल यानी कि फ़ाल्स, नाक़िस, गलत, न्यूट्रिशन ग़िज़ा। मेल न्यूट्रिशन का मतलब है प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड हो न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन के मुतल्लिक़, ग़िज़ा के मुतल्लिक़ जो मसाइल हैं उन्हें हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसकी डेफ़िनिशन जो है, अब यहाँ से करोगे कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर ग्रुप्ड एज़ मेल न्यूट्रिशन। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे काज़ेज़। अब अब मेल न्यूट्रिशन में क्या-क्या आ जाएगा? अंडर न्यूट्रिशन आ जाएगा। अंडर न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन में कमी, ग़िज़ा में कमी, कि अगर इनएजुकेट ना काफ़ी कंज़प्शन लेना, कि अगर जो एक पर्सन है वो उसकी खुराक ही कम है, यानी कि जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी वो नहीं ले रहा, ना काफ़ी लेना। सेकंड है पुअर अब्ज़ॉर्प्शन, यानी एक पर्सन ले तो रहा है लेकिन उसकी बॉडी में उसकी अब्ज़ॉर्प्शन जज़ब नहीं वो सही से हो रही न्यूट्रिएंट्स। या थर्ड हो सकता है एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाना, यानी कि एक पर्सन है वो डाइट ले भी रहा है, मे बी जैसे डायरिया वगैरह में होता है, लूज़ मोशन जिसे हम कहते हैं, तो या मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो बॉडी से ज़ाया हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। तो इन तीनों सूरतों में जो है, ये तीनों सूरतें जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन में आ जाती हैं। तो मेल न्यूट्रिशन जो है, इसके अलावा ना सिर्फ ये 3 बल्कि ओवर न्यूट्रिशन, ये नहीं हम कहेंगे कि जी ताकत की अज्जा हैं ये, इसके फ़ायदे हैं तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। बैलेंस डाइट हमने पढ़ी थी ना, मतलब डाइट बैलेंस में ही होगी ना तभी वो फ़ायदेमंद होगी। अगर वो ओवर हो जाएगी न्यूट्रिशन, अगर ग़िज़ा ज़्यादा होगी तो उससे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है? और रिज़ल्टिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग, ज़ाहिर बात है वो बता रहा है कि ओवर न्यूट्रिशन जो है ना, बता रहे हैं कि ओवर न्यूट्रिशन कब होती है कि अगर हम ओवर ईटिंग करें या बहुत ज़्यादा इनटेक करें, ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा लें तो उसके रिज़ल्ट में क्या आएगा? ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है? तो जब डेफ़िनिशन आएगी तो आप जो है ये फर्स्ट लाइन और इसके साथ इसके जो है यहाँ पे काज़ेज़ की हेडिंग दे सकते हो और यहाँ तक लिख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट हमने इसकी फॉर्म्स भी पढ़नी है, तो आप डेफ़िनेशन में सेकंड पॉइंट जो है ना, फॉर्म्स का भी बना सकते हो आप। लेकिन डेफ़िनेशन में जो है ना, अगर आप सिर्फ़ ये फर्स्ट लाइन लिख दोगे तो इससे ये डेफ़िनेशन मुकम्मल एक प्रॉपर डेफ़िनेशन नहीं होगी। तो इसमें जो ये 1 एंड हाफ लाइन यहाँ तक अगर आप लिख लें, लिखने के बाद आप ये फॉर्म्स, आगे जो फॉर्म्स वाला पॉइंट है ना ये लिख दें, तो इससे आपको जो है ना ये अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो अब वो बता रहे हैं कि जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली जो नोरिश्ड लोग होते हैं, मेल नोरिश्ड पीपल कौन से होंगे? जिनको ग़िज़ा के मुतल्लक़ मसाइल हैं, ठीक है? अब मसाइल आपको पता चल गया है ना, वो मसाइल ग़िज़ा का ज़्यादा होना भी, न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में ज़्यादा होना भी है, कम होना भी है, या सही तरीके से वो जज़ब ना हो, या वो बॉडी से लॉस होते रहें। तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स ग़िज़ा से मुतल्लक़ आ सकते हैं एक पर्सन को, वो मेल न्यूट्रिशन में आ जाएगा। तो मोस्ट कॉमनली मेल नोरिश्ड पीपल जो होते हैं ना, ज़्यादातर जो मेल न्यूट्रिशन से मुतल्लक़ मसाइल हैं, वो उसमें एक है अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि ग़िज़ा की कमी, कि अपनी खुराक में जो कैलोरीज़ हैं, जो जितनी एनर्जी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतनी वो काफ़ी ना लें, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन के मसाइल जो है ना वो ज़्यादा है। और ईट अ डाइट, और ऐसी खुराक खाना जिसके अंदर प्रोटीन्स कम है, विटामिन्स कम है, ट्रेस मिनरल्स कम है, ये सब आप पढ़ चुके हो पहले, ठीक है? तो अब इसका इफ़ेक्ट क्या है? यहाँ पे आप हेडिंग दोगे इफ़ेक्ट की। मेल न्यूट्रिशन जो है वो वीक कर देगा, कमज़ोर कर देगा, इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मुदाफ़त को इम्पेयर, ख़राब कर देगा, फ़िज़िकल, जिस्मानी और मेंटल हेल्थ। अब ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी हेल्थ भी, जैसे कि विटामिन डी की अगर कमी हो, या अगर हमारी डाइट में विटामिन सी कम हो, तो इससे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये सिम्पटम्स भी आते हैं जो कि एक इंसान की ज़हनी सेहत को ख़राब करते हैं। या कुछ बच्चे प्रॉपर फ़ोकस नहीं कर पा रहे होते, थिंकिंग उनकी स्लो हो जाती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और विटामिन डी की कमी की वजह से वैसे भी जो है ना वो एंग्ज़ायटी जो है, डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अगर ग़िज़ा नाक़िस है ना, तो उस वजह से ना सिर्फ इंसान के बॉडी में बल्कि उसकी ज़हनी सेहत भी ख़राब होती है। थिंकिंग स्लो हो जाएगी, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा, स्टंट रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। फिटल डेवलपमेंट, फिटनेस आपको पता है कि एक जानदार जब वो बन रहा है उस वक़्त उसे हम फिटनेस कहेंगे, तो डेवलपमेंट उसके बनने के अमल में वो मुतासर होगा। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, ये हेडिंग देंगे। फॉर्म्स इसकी मेल न्यूट्रिशन की जो है ना मुख्तलिफ जो शक्लें हैं इसमें आ जाती हैं। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन,
और मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये तीनों क्या हैं, हम इनको वन बाय वन आगे जो है ना अभी स्टडी करते हैं। जैसे प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ग़िज़ा के मसाइल जो कि किससे रिलेटेड हो, प्रोटीन से रिलेटेड हो। प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है? इसका मतलब है इनएडिक्वेट, ना काफ़ी अवेलेबिलिटी, दस्तयाबी या जज़ब होना एनर्जी और प्रोटीन्स का बॉडी में। ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि बॉडी में दो ही सूरतें हैं, या तो बॉडी को प्रोटीन्स मुकम्मल अवेलेबल नहीं है जितनी होनी चाहिए, अगर अवेलेबल, सेकंड ये हो सकता है कि अगर अवेलेबल है तो वो अब्जॉर्प्शन, जज़ब नहीं सही से हो रही बॉडी में, वो ब्लड में सही से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। तो अब बच्चों में एक डेथ की बहुत बड़ी वजह है ये, डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी कि जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, जैसे तरक्की याफ़्ता कंट्रीज़ जैसे अमेरिका वगैरह, वहाँ पे तो नहीं, तरक्की पज़ीर यानी कि जो थोड़े गरीब ममालिक हैं, उसमें ग़िज़ा की कमी की वजह से, प्रोटीन्स की डेफ़िशिएंसी जब बच्चों में हो जाए तो उस वजह से जो है बहुत सी डिजीज़ेज़ भी हो जाती हैं, जैसे कि इसमें मोस्ट कॉमन है क्वेशरकोर और मराज़मस। अच्छा, ये दोनों बीमारियाँ जो है ना, ये प्रोटीन्स की कमी की वजह से होती है। प्रोटीन्स जो क्वेशरकोर है ना, अच्छा यहाँ पे इसकी डायग्राम होगी, तस्वीर ये जो है ना इसमें ही शो किया हुआ है। जैसे जो ये ए में है ना डायग्राम, ये वाली, ठीक है, इससे क्वेशरकोर हुआ है और इससे मराज़मस है। अब क्वेशरकोर जो है, हालाँकि दोनों ही प्रोटीन की कमी की वजह से है, लेकिन डिफ़रेंस है। क्वेशरकोर जो है, ये सिर्फ़ प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, लेकिन जो मरासमस है ना, ये एक पर्सन को अगर प्रोटीन्स हैं, शुगर्स हैं, लिपिड्स हैं, इनकी कमी हो जाए तो उस वजह से मरासमस होगा। क्वेशरकोर जो यूजुअली बच्चे को होता है जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो छुड़वा दे, बच्चा जो है वो दूध पीना छोड़ दे, तो तब तकरीबन 1 साल का जब हो तब होती है ये क्वेशरकोर। और या बच्चे के जो ग्रोइंग ईयर्स है, जब वो ग्रो कर रहा है 1 साल के बाद भी वो हो सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चे की हाइट हो जाएगी, लेकिन वो पतला होगा, दुबला-पतला होगा। क्योंकि इसमें बॉडी को लिपिड्स वगैरह की इतनी डेफिशिएंसी नहीं होती जितनी उसको प्रोटीन्स की कमी होती है। जो मरासमस है ना, ये होती है, ये 6 माह में भी हो सकती है, 6 माह का बच्चा है या 1 साल का है। और इसमें क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें लिपिड्स भी कम हो जाते हैं बॉडी में, डेफ़िनेटली फैट्स भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन्स तो कम ही है। तो जिसकी वजह से बच्चा जो है ना वो ज़्यादा सूखापन, जैसे कह लो, बिल्कुल एक ढांचे की शक्ल में आ जाता है। उसकी स्केलेटल अपीयरेंस नज़र दिखने में वो बिल्कुल एक ढांचा सूखा हुआ सा बिल्कुल वैसे नज़र आएगा। ठीक है? और इसमें क्योंकि इसमें देखिए आप बच्चे की ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, लेकिन वो काफ़ी दुबला-पतला होता है, लेकिन इसमें ग्रोथ भी रुक जाती है और बच्चा जो है वो अपनी एज से छोटा नज़र आता है। ख़ैर इसमें जो है ना डिफ़रेंस आपने कर लेना है। डिफ़रेंस के पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, होमवर्क में आपने लिख लेना है। ठीक है, क्वेशरकोर फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि क्वेशरकोर इज़ ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, यहाँ तक। और मेरास्मस का आप लिख सकते हो, मेरास्मस इज़ ड्यू टू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ ना, आपने लिख लेना है इसको स्पेलिंग से, स्पेलिंग्स के साथ। फिर मेरास्मस का सेकंड पॉइंट लिखेंगे, मेरास्मस डिवेलप्स बिटवीन द एजेस ऑफ 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। सेकंड पॉइंट है क्वेशरकोर का, सेकंड पॉइंट होगा क्वेशरकोर डिवेलप्स एट द एज ऑफ अबाउट 12 मंथ्स। ठीक है, व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज डिसकंटिन्यूड। यहाँ तक। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, चिल्ड्रन में ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट आर अबनॉर्मली थिन, मतलब पतला होता है, थिन होता है। और इसका थर्ड पॉइंट लिखोगे, चिल्ड्रन विद मेरास्मस शो पुअर ग्रोथ, यानी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी एंड लुक स्मॉल फॉर देयर एज। और फोर्थ पॉइंट आप इसका लिखेंगे, पेशेंट लॉस ऑल देयर बॉडी फैट एंड मसल स्ट्रेंथ यानी उसकी मसल्स की मजबूती वो लॉस हो जाती है। मसल्स, क्योंकि मसल्स में प्रोटीन्स होती है ना, तो मसल्स प्रोटीन्स की कमी से मसल्स में वो स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी, मजबूती नहीं रहेगी, एक्वायर हासिल कर लेगा, एक स्केलेटल अपीयरेंस, एक ढांचे की शक्ल जो है ना वो हासिल कर लेगा। और क्वेशरकोर का फोर्थ पॉइंट आपने लिखना है, लिख ले, नो सिग्निफिकेंट फैट लॉस अकर्स इन क्वेशरकोर।
NO significant 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 fat loss LOS loss occurs in kwashiorkor। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इन केस अगर आपको लॉन्ग आ जाता है ना तो आप ये लिखोगे तो काफ़ी होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़, यानी कि वो बीमारियां जो कि क्योंकि हम ये फॉर्म्स पढ़ रहे हैं ना, एक फॉर्म हमने पढ़ लिया, ये सेकंड फॉर्म हम पढ़ रहे हैं मेल न्यूट्रिशन की। ये भी ग़िज़ा से मुतल्लक़ ही है। इसमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से बीमारियां हो जाती हैं। जैसे मिनरल सच एज़ अगर हम आयरन है, आयरन इज़ अ मिनरल, आप पढ़ चुके हो पहले। और इसी तरह से आयरन के अलावा जैसे आयोडीन है, ठीक है, गोइटर में हम पढ़ेंगे आयोडीन है। आयोडीन भी मिनरल है, तो और भी मिनरल्स की वजह से होंगी, लेकिन हमने जो मोस्ट कॉमन है ना उनको पढ़ना है। जो बुक पे उन्होंने मोस्ट कॉमन बताई हुई हैं वो पढ़ेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गोइटर, जिसमें मैंने आपको थायराइड ग्लैंड का बताया था, और खून की कमी एनीमिया। खैर हम दोबारा इसको समझते हैं। तो ज़्यादातर ये डिजीज़ेज़ जो कि मिनरल्स की वजह से होती है ना, वो रेयर है। रेयर यानी कि मतलब ज़्यादातर होती नहीं है, रेयर है, कम है अमंग ह्यूमन्स। यानी कि प्रोटीन्स की, जैसे प्रोटीन्स की मैंने बताई, वो ज़्यादा है। लेकिन अगर मिनरल्स को देखा जाए तो ये है लेकिन कम है। लेकिन उसमें भी जो यूजुअली होती हैं, मिनरल्स में भी जो यूजुअली ज़्यादातर हो सकती हैं, वो गोइटर और अनीमिया है। सही है? तो गोइटर क्या है? गोइटर, इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको रीडिंग करवाती हूँ इसकी। अच्छा, यहाँ पे ना एक साइन फॉर्मेशन है। ये फिजिशियन एडवाइसेस अस, एक मुआलिज एडवाइस करता है हमें कि यू शुड टेकिंग होल व्हीट ब्रेड, कि आपको ना, वो कह रहे हैं कि आपको होल व्हीट ब्रेड लेना चाहिए, किसकी बजाय? इन रिच भरपूर वाइट ब्रेड की बजाय। द पर्पस, मकसद इस एडवाइस का क्या है, कि डॉक्टर क्या चाहता है कि आप फूड में क्या लो। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा हम समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, बुक आप खोल लें सामने। क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि यू शुड टेक होल व्हीट ब्रेड। होल व्हीट ब्रेड कौन सा है? ये जो ब्राउन ब्रेड है ना, ये होल व्हीट ब्रेड है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वाइट ब्रेड। तो ये जो वाइट ब्रेड है, इसकी बजाय हमें ये लेना चाहिए। अब ये जो वाइट ब्रेड है, इसको हम कह रहे हैं कि ये वाइट, सिर्फ जस्ट वाइट ब्रेड कह रहे हैं, और ये होल व्हीट ब्रेड। होल व्हीट, होल का मतलब मुकम्मल, यानी कि इसके अंदर जो व्हीट का ऊपर वाला छिलका, ब्रान ब्रान या ब्रैन, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डाइटरी फाइबर्स में, वो भी इंक्लूड होता है, ग्राइंड किया होता है उसमें। तो ये लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वो डाइटरी फाइबर्स उसमें ज़्यादा होंगे। तो ब्राउन ब्रेड अगर हमें कहा जा रहा है, तो इट मीन्स कि वो डॉक्टर ये चाह रहा है कि हमें अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए? डाइटरी फाइबर्स इंक्लूड करना चाहिए, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका क्या रोल है वो आप ऑलरेडी जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वाइट ब्रेड की बजाय ये ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन इसमें भी इतने ज़्यादा उन्होंने शुगर्स ऐड किए होते हैं। इसको लेना भी ना, अगर हम कहें ना प्रॉपर ये 100% उसमें वो ऐड है, जो वीट है वो ऐड है, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना, ये इतना हेल्दी नहीं होता अब तो। अच्छा जी, तो आयोडीन जो है मिनरल है। हमारे गले में ग्लैंड होता है, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है जो कि एक खास किस्म का केमिकल खारिज करेगा, जिसे थायरॉक्सिन कहेंगे। इसका काम होता है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन करवाना, थायरॉक्सिन का। लेकिन थायरॉक्सिन केमिकल बनाने के लिए आयोडीन ज़रूरी है। लेकिन अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी होगी, आयोडीन मिनरल नमकियात या आयोडीन साल्ट हम कह देते हैं, इसकी अगर कमी होगी तो हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। तो थायरॉक्सिन जब नहीं बनेगा तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, और वो गिलड़ जो है वो बन जाता है, गोइटर हो जाता है। उस कंडीशन को हम गोइटर कहते हैं। सही है? तो थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जब वो प्रॉपर सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा, तो जो है अच्छा, इसकी ना सूजने की भी एक रीज़न होती है, स्वेलिंग हो जाती है ना। इसकी स्वेलिंग होने की वजह ये होती है कि दिमाग से केमिकल आ रहा होता है। वो केमिकल जब थायराइड ग्लैंड के पास आता है ना, तभी ये ग्लैंड ये केमिकल बनाता है। लेकिन होता क्या है कि बॉडी में एक्चुअल में कमी होती है आयोडीन की, तो थायरॉक्सिन तो बन ही नहीं रहा। ठीक है ना? तो थायराइड ग्लैंड ने तो आयोडीन होगा तो थायरॉक्सिन बनाएगा ना।
आयोडीन होगा तो थायरॉक्सिन वो खारिज करेगा ना, लेकिन बॉडी को लगता है, ब्रेन को लगता है कि शायद वो जो केमिकल है ना वो कम आ रहा है इसकी तरफ, इसी वजह से थायराइड ग्लैंड ये केमिकल खारिज नहीं कर रहा। तो वो ब्रेन से केमिकल ज़्यादा ज़्यादा ब्लड के ज़रिए भेजता है, ज़्यादा ज़्यादा ब्लड थायराइड ग्लैंड की तरफ भेजता है, तो ज़्यादा ज़्यादा ब्लड की वजह से जो थायराइड ग्लैंड के इर्द गिर्द खून की नालियाँ हैं वो उसमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, इस वजह से नेक जो है ना वो बाहर से विजिबली नज़र आ रहा होता है, गला फूला हुआ सा। तो उस कंडीशन को हम गोइटर कहते हैं। ठीक है, अब ये भी डेफ़िनेटली इसमें भी ग़िज़ा का प्रॉब्लम आ गया। सेकंड जो है आयरन है। आपको अच्छे से पता है कि रेड ब्लड सेल है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि एक पिगमेंट है। इसके जो हीमोग्लोबिन है ये इसके अंदर सेंटर में होता है आयरन। आयरन का काम आयरन ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। तो आयरन होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा ना। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि इसने अपने साथ यहाँ से लाइन आएगी यहाँ से। ये हीमोग्लोबिन का काम है इसने अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो अगर रेड ब्लड सेल में 95% जो है ना वो हीमोग्लोबिन होता है। तो अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा तो रेड ब्लड सेल कम हो जाएँगे। तो कम हीमोग्लोबिन की वज़ह से कम रेड ब्लड सेल होंगे, जिसकी वज़ह से कम रेड ब्लड सेल का मतलब कम ऑक्सीजन जुड़ेगी और इसी वज़ह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जिसको फिर आयरन की कमी होती है, इसी वज़ह से उनका साँस फूलता है क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफ़िशिएंसी हो जाती है। डेफ़िनेटली ऑक्सीजन हमारे सेल्स को ज़रूरी होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी, तो बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन कम होगी, जिसकी वज़ह से वो पर्सन जिसको आयरन की कमी होगा, वो टायर्ड रहेगा, थका रहेगा। तो अच्छा चलिए रीडिंग की तरफ आते हैं। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़। तो गॉइटर इज़ अ कंडीशन जो कि होती है ये इस पे आप कॉज़ की हेडिंग दोगे, कॉज़ की। जो इनसफिशिएंट ना काफ़ी अमाउंट आयोडीन की हो डाइट में। तो इसके बाद अब यहाँ से डेफिनेशन है, इफ़ सफिशिएंट काफ़ी आयोडीन नॉट अवेलेबल होगा किसी शख्स की डाइट में तो थायराइड ग्लैंड लार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से गले में स्वेलिंग हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी, इस कंडीशन को गॉइटर कहते हैं। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी कॉज़ है। तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे यूज़ ऑफ आयोडीन। आयोडीन इस्तेमाल होता है, थायराइड ग्लैंड इस्तेमाल करता है हार्मोन खास किस्म के केमिकल को कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना थायरॉक्सिन का, तो ये हार्मोन है जो कि कंट्रोल करता है बॉडी की नॉर्मल फंक्शन और ग्रोथ को। जैसे मैंने अभी बताया कि थायरॉक्सिन का काम एनर्जी प्रोडक्शन है ना, एनर्जी ज़रूरी होती है ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आ जाता है जी अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। जैसे मैंने अभी बताया था कि जितनी भी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ होती हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो होती है वो अनीमिया है। अनीमिया और नेक्स्ट जो गोइटर है। अनीमिया जो है लिटरली मीन्स इसका इस्लाही मतलब क्या है? लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी। इसकी कॉज़ क्या है? उम, इसकी डेफिनेशन में आप ये पॉइंट ऐड करोगे यहाँ से, ये स्टार्ट से इसकी काज़। काज़ क्या है? जब रेड ब्लड सेल्स जो हैं, वो क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, नॉर्मल जितने होने चाहिए उससे कम हो जाए, रिड्यूस कम हो जाए। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे ना, हीमोग्लोबिन वाले पॉइंट पे आप हेडिंग दोगे इनएडिक्वेट नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो पॉइंट है ना एडिक्वेट, इसकी एडिक्वेट कहते हैं काफ़ी। अगर शुरू में लगा देंगे ना IN इनएडिक्वेट, बिल्कुल ए के साथ लगा के जोड़ के लिखना है यहाँ पे हेडिंग बनानी है। इनएडिक्वेट नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन का जो तादाद है वो कम हो जाए। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर एक सिंगल एटम होता है आयरन का, इसके सेंटर में। अगर बॉडी जो है वो फेल हो जाए रिसीव करने में सफिशिएंट काफ़ी अमाउंट ऑफ आयरन, एडिक्वेट नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है जितने बनने चाहिए उतने नहीं बनेंगे। इस केस में देयर आर नॉट एनफ, काफ़ी रेड ब्लड सेल्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे। पेशेंट जो है वो वीक हो जाएगा और शॉर्टेज कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई की बॉडी सेल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो द पेशेंट इज़ वीक। यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो सिम्टम की, अलामत। ठीक है, कि अनीमिया की क्या सिम्टम हो सकती है। अच्छा जी, थर्ड जो फॉर्म है दैट इज़ ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का ओवर ज़्यादा ले लेना। तो ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, OIN इज़ अ फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन, जिसमें मोर न्यूट्रिएंट्स जो है वो लिए जाते हैं, जितनी बॉडी को चाहिए उससे भी ज़्यादा ले लिए जाए। जितनी हमारी बॉडी को डेवलपमेंट बनने के लिए, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट्स को ले लिया जाए। इसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप इफ़ेक्ट्स दे सकते हो।
यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स की हेडिंग दे सकते हो, या यहाँ पे इफेक्ट्स की हेडिंग भी दे सकते हो। यहाँ पे इंटेंसिफाइड इफेक्ट्स की हेडिंग दे सकते हो, ये इंटेंसिफाइड इफेक्ट्स लिख दें, तो यहाँ पे आप लिख दें इंटेंसिफाइड इफेक्ट्स। ठीक है जी, यहाँ पे इंटेंसिफाइड इफेक्ट्स, और यहाँ पे लिख दें हेल्थ प्रॉब्लम्स या इफेक्ट्स। तो ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर ले ली जाए तो वो कहते हैं कि ओवर अगर न्यूट्रिएंट्स अगर 1% ज़्यादा ले रहा है ना, इंटेंसिफाइड कहते हैं शिद्दत आ जाना, ज़्यादा हो जाना। तो अगर एक शख्स है वो कमी है उसकी डेली फिजिकल एक्टिविटी, कोई जिस्मानी एक्टिविटी नहीं है, कोई चलना फिरना नहीं है उसका, वो बैठा रहता है इंसान, यानी तो उसकी बॉडी एनर्जी खर्च ही नहीं कर रही, डिक्लाइन है, कमी उसकी बॉडी में एनर्जी एक्सपेंडिचर में, एनर्जी के खर्च होने में कमी है, तो ऊपर से वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले रहा है, तो वो उसको मसला ज़्यादा हो सकेगा, उस पर असर असर जो है ना वो ज़्यादा इंटेंसिफाइड होगा, उस पर असर ज़्यादा होगा। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत से हो सकते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं कि अगर हम हाई इनटेक ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ओबेसिटी, मोटापा होगा, क्योंकि फैट्स ज़्यादा होंगे तो चिकनाई ज़्यादा जम जाएगी बॉडी में, फैट ज़्यादा हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। डायबिटीज़, शुगर्स अगर हम शुगर ज़्यादा लेंगे, ठीक है, डायबिटीज़ इश्यूज़ हो सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ये तो आपको अच्छे से चैप्टर 9 में भी आप पढ़ चुके हो, क्योंकि अगर चिकनाई और शुगर ज़्यादा है तो खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं, खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल अगर फंस जाए तो ब्लड के फ़्लो को मसला होता है, तो ब्लड जो है ब्लड के फ़्लो जो है वो सही से अगर दिल की तरफ नहीं होगा तो हार्ट इश्यूज़ होंगे। इसी तरह से अगर आप ज़्यादा मिकदार में विटामिन ए लेते हो तो भूख लगना बंद हो जाएगी। अच्छा, अब ये नहीं सोचना कि सिर्फ विटामिन ए की वजह से भूख लगना बंद हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन विटामिन ए की ज़्यादा लेने से, उसकी मिकदार डोज़ ज़्यादा लेने से भी एपेटाइट, भूख जो है वो लॉस हो सकती है, लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर विटामिन डी ज़्यादा ले ले तो जमा हो जाएगा कैल्शियम मुख्तलिफ टिश्यूज़ में, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन डी का काम है कि इसने हमारी बॉडी में कैल्शियम को डिपॉजिट करवाना है, सॉरी ब्लड में कैल्शियम को जमा करवाना है, डिपॉजिट करवाना है। लेकिन अगर विटामिन डी ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे तो कैल्शियम जो है वो टिश्यूज़ के अंदर जाकर जमा हो जाना शुरू हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन के असरात, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, सॉरी लॉन्ग के लिहाज से। एक्सटेंडेड, अगर एक लंबे अरसे तक मेल न्यूट्रिशन रहती है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, सच एज स्टारवेशन, हार्ट डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी। उनको वन बाय वन देख लेते हैं। स्टारवेशन का मतलब होता है फाका कशी, यानी जैसे फाकों पे आ जाना, कि सीवियर, बहुत शदीद हद तक खाने, कुछ भी ना खाना, रिडक्शन, कमी हो जाना न्यूट्रिएंट का, बॉडी को बहुत ज़्यादा हद तक कमी हो जाना, और बॉडी में एनर्जी इंटेक आ ही नहीं रही, एनर्जी ले ही नहीं हो रही किसी सूरत में, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही नहीं जा रहे, और ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल इफ़ेक्ट, बहुत ख़तरनाक असर होगा इसका बॉडी पे, ह्यूमन्स पे। इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, इस पर रिज़ल्ट की हेडिंग दे सकते हो, ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। परमानेंट ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, और इवेंचुअली आखिरकार डेथ हो सकती है। डेफिनेटली हमारे ऑर्गन्स को, मैदा है, स्टमक है, लिवर है, इंटेस्टाइन्स हैं, इन सबको काम करने के लिए, ब्रेन है, इनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ग़िज़ा से मिलेगी। जब एनर्जी खाएंगे नहीं तो वो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता सेल्स मरते मरते टिश्यूज़ मरेंगे तो ऑर्गन्स मर जाएंगे। हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। हार्ट डिजीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं पूरी ग्लोबल लेवल पे, पूरी दुनियावी लेवल पे। वन ऑफ द काजेज़ जो है हार्ट डिजीज़ की मेल न्यूट्रिशन है। देखो, हार्ट डिजीज़ की सबसे बड़ी वजह मेल न्यूट्रिशन है, जो कि अपनी अनबैलेंस डाइट लेते हैं, जिनकी ग़िज़ा मुतवाज़न नहीं होती, जिनकी ग़िज़ा में चिकनाई ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा सामना करना पड़ता है हार्ट प्रॉब्लम्स का। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, मेल न्यूट्रिशन की वजह से ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ लोग अपनी शेड्यूल नहीं करते, यानी अपना जो खाना है, मील्स हैं, वो प्रॉपर टाइम पे नहीं लेते। एक दिन मतलब कभी वो नाश्ता किसी टाइम कर रहे हैं, डिनर कभी कर रहे हैं, नेक्स्ट डे डिनर का टाइम और है। तो अगर वो प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाते तो उस वजह से जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, हमारी आंतें हैं, उनके अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह जो होती हैं वो सही से नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो सही से पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर आपने लाज़मी लेना है ताकि आपको इसकी समझ आ सके अच्छे से। तो एक कॉन्स्टिपेशन की बड़ी वजह पानी की कमी है, डाइटरी फाइबर्स का कम लेना, जो कि आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो, और इसके अलावा टाइम पे खाना ना खाना। ठीक है, तो ये 3 रीज़न जो है ना, ये इसकी मेन है। अच्छा जी, ओबेसिटी का मतलब होता है ओवरवेट हो जाना,
और ये किस वजह से होता है? मेलन्यूट्रिशन की वजह से होता है। जो लोग लेते हैं एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो और उनका फ़िज़िकल वर्क बहुत कम होता है, तो वो क्या हो जाते हैं? ओबीज़ हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। और ओबेसिटी को ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मदर डिज़ीज़, बीमारियों की माँ कहा जाता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ ओबेसिटी की वजह से होती हैं, मोटापे की वजह से होती हैं। जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स अभी हमने पढ़ा कि ओबेसिटी की वजह से अगर एक पर्सन ओबीज़ है, इट मीन्स उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसकी बॉडी में शुगर ज़्यादा है। तो अगर शुगर होगी, डेफ़िनेटली शुगर ज़्यादा है, डायबिटीज़ हो सकती हैं, या अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो हार्ट प्रॉब्लम्स अभी में हमने पढ़ा है कैसे हो सकती हैं। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल नालियों के अंदर जम जाए तो ब्लड का फ्लो मुश्किल होगा, तो प्रेशर लगेगा नालियों पे, तो हाई बीपी होगा। तो ये सारे इश्यूज़ जो है ना वो ओबेसिटी के बाद शुरू होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड और एग्रीकल्चर ज़राअत ऑर्गेनाइजेशन तंजीम है अक़वाम मुत्तहिदा की एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ग्रुप, तंजीम, इकट्ठा होना। तो जो डील करती है खुराक से मुतल्लक, उनके मुताबिक 25,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं ड्यू हर दिन स्टारवेशन, फाकों की वजह से। ऑन एवरेज एवरी 5 सेकंड, हर 5 सेकंड में एक बच्चा जो है ना वो मरता है किससे? स्टारवेशन से। ठीक है? तो यहाँ से एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग उसके एस्टीमेट अंदाजे के मुताबिक विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, आगे आने वाले चंद सालों में डिजीज़ेज़, वो बीमारियां जो कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं, वो प्रिंसिपल बुनियादी ग्लोबल दुनियावी वजह होगी मोर्टेलिटी की, यानी कि अमवात की जो बहुत बड़ी वजह है ना वो मेल न्यूट्रिशन है। अच्छा, एक और इंसा इन्फॉर्मेशन है 153 पे, अपनी बुक पे देखें। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, इसको अगर हम ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यू का मतलब यूनाइटेड, एन से नेशन, आई से मुराद है इंटरनेशनल यानी कंट्रीज़ के दरमियान, सी से मुराद है चिल्ड्रन, ई से मुराद एमरजेंसी, एफ से मुराद फंड्स। ठीक है? तो ये फंड्स यानी कि पैसे लिए जाते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, हिस्सा लेते हैं बच्चों पे जो ग़िज़ा के मुतल्लक, उनको ग़िज़ा से रिलेटेड जो है ना वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेल न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूट, वो उनके मुताबिक उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि मोर देन 6 मिलियन चिल्ड्रन जिनकी एज 5 साल से कम है, हर साल मरते हैं मेल न्यूट्रिशन ग़िज़ा की कमी की वजह से। तो 6 मिलियन का मतलब होता है, यानी 1 मिलियन 10 लाख, तो तकरीबन 60 लाख बच्चे जो है ना वो हर साल ग़िज़ा की कमी की वजह से मरते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।